वरन एक वैकल्पिक विमर्श खड़ा करने की सफल कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रवादी विचार से अनुप्राणित प्रेरणा शोध संस्थान न्यास नोएडा का वैकल्पिक विमर्श खड़ा करने का प्रयास इसी श्रृंखला की कड़ी है। प्रयास देश के स्वर को जगाना है। न्यास राष्ट्रवादी विमर्श को मजबूत करने के लिए साल 2020 से लगातार प्रेरणा विमर्श का आयोजन कर रहा है। वर्ष 2020, 2021, 2022 और 2023 में प्रेरणा विमर्श का सफल आयोजन किया गया। सभी आयोजनों की थीम अलग अलग रही। 2020 की थीम विरासत, 2021 की थीम भारतोदय आजादी का अमृत महोत्सव, 2022 की थीम भविष्य का भारत और 2023 की थीम स्व भारत का आत्मबोध थी। इन आयोजनों में संपूर्ण भारत के विविध क्षेत्रों, विशेष रूप से शिक्षा और मीडिया के सशक्त हस्ताक्षर विद्वानों ने मार्गदर्शन किया। विचार बना कि प्रेरणा विमर्श के क्रम में आए विचारों को लिपिबद्ध कर पुस्तक के रूप में लाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिल सके। वर्ष 2020, 2021, 2022 और 2023 के विमर्श में जो विचार व्यक्त किए गए उन्हें विमर्श भारत का पुस्तक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास है। ये पुस्तक है विमर्श भारत का। अभी माननीय अतिथियों को भी हमने जो फाइल दी है उसमें ये पुस्तक दी है और यह सब पुस्तक हम सब बंधुओं के हाथ में होनी चाहिए। एक सकारात्मक विमर्श देश में खड़ा हो, उसके लिए जिन सशक्त हस्ताक्षरों के द्वारा उद्बोधन हुए उस सब को संकलित करने का प्रयास इस पुस्तक में किया गया है। बाहर स्टॉल लगा है, हम सब यहाँ से कार्यक्रम के बाद उस पुस्तक को क्रय करके ले जा सकते हैं। अब इस गोष्ठी को पाथेरे श्रीमान कृपा शंकर जी। सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित ऐसे पत्रकार बंधु और भगिनी, विचार भारती कार्यकर्ताओं के साथ मीडिया की विभिन्न विधाओं में काम करने वाले ऐसे सभी बंधु भगिनी, नारायण जयंती पर एनसीआर में कोई कार्यक्रम हो नारायण जयंती का और रोहित सरदाना का स्मरण न हो तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो बैठे बैठे मुझे उस समय की बात ध्यान में आ गई। जो वर्तमान के सरसंघ चालक हैं मोहन जी भागवत, उनके साथ कुछ पत्रकारों को बुलाया। 5-6 पत्रकार थे, गपशप होती रही। 1 घंटे का समय था। बात करते करते 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से ऊपर सुन चली गई। उस स्वागत के प्रबंधन में लगे जो कार्यकर्ता थे उन्होंने स्मरण कराया कि भोजन का समय हो गया है। अब सत्संग चालक जी थे, कुछ और कार्यकर्ता बुलाए थे तो भोजन के लिए कहा, तो सत्संग चालक जी ने उनको भी आग्रह किया कि आप भी भोजन पर चलिए। फिर सभी ने भोजन किया, लेकिन भोजन पर केवल भोजन नहीं था। तो ये 4-5 पत्रकार सत्संग चालक जी के साथ भोजन कर रहे थे और जो वार्ता उस समय 2 घंटे तक चली वो जारी रही। भोजन करने के बाद भी जब कक्ष की ओर बढ़े जहां बैठे थे तो वहां पर भी वो चर्चा जारी रही। और चलते चलते रोहित सरदाना ने जो वाक्य बोले, इतने बड़े संगठन का मुखिया और 1 घंटे का समय लेकर के हम जाते हैं तो बेवाकी से और 2 घंटे 2.25 घंटे हमारे साथ बैठते हैं और बाद में भी भोजन पर भी वो चर्चा करते हैं। जबकि छोटे छोटे संगठनों के लोग नखरे दिखाते हैं पत्रकारों से बात करने। ये बात बहुत छोटी थी कि बड़े महत्व की थी। मैं इसलिए नहीं कहा कि रोहित सरदाना स्वयंसेवक थे, सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर के पढ़े थे, समव्यचारिक थे, तो वो कभी कभी समव्यचारिक लोगों को भी ऐसा होते थे
तो कहते थे कि याद नहीं रहता भाई। आपातकाल में प्रतिबंध लगा था, जेल से लोग छूट गए और पत्रकारों ने बाला साहब से पूछा, इतना अत्याचार किया है, जनता पार्टी की सरकार आ गई है, आप क्या करो? वैसे ही दंड देना चाहिए, उनकी अपेक्षा ही। तो बाला साहब का वाक्य क्या था? बाला साहब ने कहा कि भूलो और माफ करो, क्योंकि अत्याचार करने वाले को हमारे अपने थे, जो दूर रहने वाले हैं उनको मिसाइल से ही मारना पड़ता है। हमारे तीनों वक्ताओं ने और सूचना का अंबार लगाया, आपको इतना आनंद दिया, और सूचना ही नहीं तो वैज्ञानिक आधार पर, सामाजिक आधार पर और प्रशासनिक और सरकार के आधार पर भी ऐसी सूचनाओं का अंबार आपको दिया है। लेकिन कहावत है ना, भूखे पेट होए गोपाला, करती माला भोजन का समय हो रहा है धीरे। इसलिए इतने अच्छे शब्द प्रयोग करने के बाद प्रमोला बहन ने भी इतना अच्छा विषय रखा, जिस समय वो बोल रही थी तो ऐसा लगा जैसे कोई एंकर दहाड़ रही। दोनों ने कितने अच्छे विषय रखे, लेकिन मुझे लगा कि भूख लग रही होगी तो हाथ से ताली बजाने में जरा कष्ट हो रहा होगा, बजाना तो स्वागत में जोर से बजाएगा। और एक दूसरी बात हो, उसमें जोर से बजानी पड़ेगी। आप तो सब कपड़े पहने और एकदम दौड़ करके चले आए कार्यक्रम में जाने, तो ठीक है। मैं जब आया था तो मैं देख करके गया तो पीछे कुर्सी ज्यादा थी, तो मैंने कार्यकर्ता से कहा कि कुछ कुर्सियां हटा दो, जब संख्या बढ़ेगी तो बढ़ा देना। उनके नहीं वैसा आएंगे। तो मुझे एक बहुत पुरानी घटना हुई, जब मैं 50 बना मेरठ में, एक 24 कमरों का 24 कुर्सियों का एक हॉल था, हॉल माने कमरा, और मेरठ का जो मैदान है, मेरठ कॉलेज का, मैं तो कुछ लोग जानते होंगे, 50,000 संख्या का मैदान। एक उसी दिन 600 संख्या का एक पथ संचलन निकला, रूट मार्च, और एक बहुत बड़े संख्या के अधिकारी उसमें उपस्थित थे। और उसी दिन एक छोटा सा कार्यक्रम, ये 24 की जगह 30 लोग थे, 4-5 लोग बाहर खड़े थे, शेष सब 24 कुर्सी थी, तो बैठते कैसे? एक तो दो तो बैठ नहीं सकते। तो पत्रकार को मैंने पूछा, दूसरे दिन समाचार पत्र में छपा, तो उसमें ध्यान में आया कि हमारे कार्यक्रम की न्यूज तो 3 कॉलम की थी, 3 कॉलम का फोटो भी था। अब वो 600 संख्या का कार्यक्रम एक छोटे से कोने में हमने रो रहा था। तो मैंने उस पत्रकार से पूछा कि भाई तुमने इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं दिखाई दिया क्या? दिखाई दिया ना मुझे, कि जब मैं आपके कार्यक्रम में गया था तो मुझे धक्का मारकर अंदर घुसना पड़ा, फोटो लेना पड़ा, तो आपका हॉल खचाखच भरा था, और जब वहां गया था तो 50,000 के मैदान में कुछ 600 ये है। तो ये जो कार्यकर्ता पीछे लगे, आपको पता नहीं है, उठाना पड़ा। हमारे डॉक्टर सुमित कहाँ बैठे, महानगर के प्रचारक हैं, अपना कोने में कहीं खड़े हो जाएंगे, चुपचाप जाके बैठ जाएंगे, कुछ गड़बड़ लगेगा तो ऐसे हाथ मारेंगे, ठीक है, फिर जाकर के बैठ जाए, और प्रचारक है। कुछ लोग तो कहते हैं बेचारा है, लेकिन सबसे पावरफुल तो महानगर प्रचारक ही होता है, मैं बताता हूँ मैं। वो दिखता नहीं है, लेकिन उसके बिना चलता नहीं। तो जो कार्यकर्ता लगे थे, जिन्होंने कहा कि नहीं हो जाएगी संख्या, और आप देखिए और खचाखच भरा है, ये ताली उनके लिए। और तीसरी बात और कहता हूँ, मैंने कहा था कि आपको चल आए, पैंट पहना, शर्ट पहनी, घर में किसी ने आपको धुल करके प्रेस करके रख दिया होगा, लेकिन माताओं बहनों को सोचिए कि अपना जलपान बनाकर, कराकर, फिर अपनी साड़ी पहनकर, सब जानते हैं ना, इतनी मेहनत से भले ही कम आई है, लेकिन स्वागत करना तो आपको बनता है ना।
ये जो प्रस्तावना थी मैं देख रहा था उसमें, श्याम जी ने तो छोड़ा नहीं। और फिर जब मंच की ओर आया तो आप जानते हैं कि इन तीनों के बाद तो बचने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और चौथे पर संचालन करता ने वो पुस्तक का निकाल करके, वो भी श्याम जी ने लिखा हुआ मुझे लगता है, वो ठोक दिया। तो मेरे लिए बचा क्या? तो मुझे याद है कि एक कहावत है पुरानी, वो दिल्ली शेरकों के सुना रही थी दाव पेच, और अखबारों में भी आता है। तो आपने देखा होगा कि अखबार में कोई समाचार आता है तो 12 बजे के बाद आता है। आजकल तो देर से आता है तो भी छप जाता है, लेकिन बहुत देर रात को आता है। तो आपने कभी देखा होगा छपते छपते, देखते हैं नहीं देखते, छोटी सी लेकिन बड़े महत्व की होती है। तो ये मौका मुझे भी मिल गया है। मैं घड़ी देख रहा था कि उस समय से पहले तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो संचालन करता हूँ कि दिखा देगा मुझे। तो विश्व संवाद केंद्र प्रेरणा संस्थान की ओर से कार्यक्रम है, लेकिन 90-91 में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन था उस समय विश्व संवाद केंद्र की स्थापना। संघ में पहले से ही 3 आयाम है, शारीरिक, बौद्धिक और तीसरा व्यवस्था। सेवा 84 में आया और प्रचार और संपर्क ये दोनों 1994 में आए, जिसके कारण से मैंने अभी रोहित सरदाना जी का उदाहरण दिया था कि सरसंघ चालक ऐसे अलग अलग विधाओं के लोगों से अपने प्रवास में मिलने के लिए जाते हैं। तो प्रचार भाग शुरू हुआ और विश्व समाज के 2000 में क्या कहते हैं 90-91 में से। तो जब बैठे थे कार्यकर्ता, उसका हिस्सा मैं भी था उस समय, कि आदि पत्रकार कौन। तो लोगों ने बहुत शोध किया, बड़े बड़े पत्रकारों के पास गए, चर्चा की, और उसमें नारायण जयंती का कार्यक्रम ये प्रारंभ हुआ। नारायण जयंती पर हम पत्रकार सम्मान करने लगे। तो लोगों ने हमारी मजाक बनाई, ये कहां से आए बताओ, नारद जी के बारे में तो आप सब जानते हैं कैसी नारायण। लेकिन वही नारद जी का कार्यक्रम और एक आज है, मैं जानता हूं कि जिस समय हम सम्मान की चर्चा करते हैं, श्वेता सिंह का सम्मान किया था प्रारंभ में नारद जयंती के माध्यम से, फिर भी बलदेव भाई का सम्मान किया, ऐसे हर वर्ष कोई न कोई किसी का करते हैं। आज लाइन लगी रहती है। और एक जमाना ऐसा था कि हम जब नारायण जयंती की बात करते थे तो लोग हमारी मजाक उड़ाते। आज मजाक भी नहीं उड़ा सकते, और विरोध करने का तो सोशल मीडिया पर कर लीजिए, फील्ड में आकर किसी की दम नहीं है। तो ये कुछ 4 साल में नहीं हुआ है सम्मेलन। बताई दिया कि नारद जयंती पर पहले अखबार का लोकार्पण हुआ था, उसमें नारद जी के बारे में लिखा ही था। नारद जी गायब हो गए और हिंदी पत्रकारिता नंबर 1 पर आ गई। धीरे धीरे विषय सबके सामने आ गया, क्योंकि पत्रकारिता करना एक कोई सरल खेल नहीं है। आपने सुना ही होगा, थोड़ी बहुत बातें बताई हैं, लेकिन अपने बारे में बताना इतना कठिन होता है। लेकिन पत्रकारिता करना ये सरल नहीं है, लेखन करना ये कोई सरल नहीं है। हमारे यहाँ के प्रेरणा विचार पत्रिका छपती है, तो उसने कहा कि मेरा लेख भी छप जाए इसमें। उन्होंने लेख दिया तो मैंने कहा कि कूड़ेदान में डालने लायक। तो मैंने तुमको लेख छपवाना है तो दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, राष्ट्रीय सहारा है, पानी, उसमें हिम्मत करो ना, यहाँ लेकर के तुमने दे दिया। उन्होंने दिया, और जब उनका पहला पत्र छपा, लेख छपा, तो मैंने भी देखा, मीडिया मॉनिटरिंग में आया हूँ, मैंने बधाई दी। बोले भाई साहब 6 बार के बाद छपा है ये पहला पत्र। उन्होंने भी मेरा कूड़ेदान में डाल दिया था। वो यहाँ बैठी है, रात को सोई नहीं, तथ्य निकाले, लिखे, तैयारी की। तो मोनिका चौहान जी सामने बैठी, आज उनके लेख छपते हैं। सरल नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं। तो पत्रकारिता में सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, और जब देश का विषय हो तो कोई भी मीडिया ऐसा नहीं होता एक आध अपवाद के लिए
थोड़ा बहुत लिखते होंगे, उटपटांग लिखते होंगे, तो हमारे कार्यकर्ता कहते हैं कि देखो भाई ऐसे लोगों को ऐसा कर लो, तो बहुत बढ़िया कोठी बनाई आपने, तो उस पर एक काला नजर बट्टू लगा देते हैं, ये मीडिया को नजर न लगे उसके नजर बट्टू है, उसका बुरा मत मानो। संघ में कई प्रकार की चीजें चलती रहती है, तो गतिविधियां चलती हैं, पर्यावरण से संबंधित है, नागरिक पत्रकारिता है, स्वयं का आत्मबोध है, ये जो आपका धर्म जागरण विभाग है, गौ संरक्षण है, ग्राम विकास है, ऐसी गतिविधियां भी बहुत चलती है चारों तरफ से। और आज इसका कितना महत्व हो गया, ये सब बातें ध्यान में आती होंगी। तो हर गतिविधि का एक अब स्थान बन गया है। संघ को अब 100 वर्ष हो गए, और कितने वर्षों से जब हिसाब किताब लगाएगा तो 1925 से लेकर के डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र, तो लोग कहते हैं डॉक्टर पागल हो गए। और जब उन्होंने संघ शुरू किया तो लोग कहते थे कि भाई ये क्या संगठन है, बोले पागलों का संगठन। एक अकेले डॉक्टर हेडगेवार थे जिन्होंने कहा कि मैं कहता हूं ये भारत हिंदू राष्ट्र है। द्वितीय संचालक परम पूज्य गुरु जी बने तो उन्होंने पूरा 36 वर्षों तक संपूर्ण देश की यात्रा की, 34 वर्षों 73 बार इस देश की परिक्रमा की उन्होंने, प्रवास किया, विविध संगठन खड़े हुए। आज जाकर के हम कह सकते हैं कि संगठन कहाँ खड़ा हुआ, एक ताकत के रूप में सभी संगठन खड़े हुए। तीसरे संचालक बाला साहब देवरस हुए, और बाला साहब देवरस ने 1984 में कहा था कि छुआछूत दुनिया में पाप नहीं तो कुछ भी पाप नहीं है। ये सेवा और समरसता की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण आयाम था उस समय जो उन्होंने बोला, और उसके बाद फिर सेवा कार्य करा। फिर संचालक बोले रज्जू भैया, तो उनसे पूछा तो रज्जू भैया ने कहा था कार्यकर्ताओं के बीच में कि ये ध्यान रखिए कि भारत का विकास गांव से होकर जाता है, तो सबसे पहले गांव का विकास करिए, और उसमें से ग्राम विकास की आदर्श गांव की योजना। मीडिया मॉनिटरिंग होती है प्रेरणा में, तो मैं देखता हूँ उसमें कितने गांव के ऐसे उदाहरण आते। एक गांव की प्रधान है, वहाँ की लखनऊ के पास से गांव है, ध्यान से उतर गया है, उसके ससुर और मुझे उसके सपा के कार्यकर्ता, और सपा के अच्छे कार्यकर्ता, बहुत लंबे समय से काम करते, संघ का कभी विरोध नहीं, और वही नहीं तो कभी भी मुलायम सिंह यादव भी संघ का विरोध नहीं, मंच पर जरूर बोलते। अंदर जाते थे तो मुझे घटना याद आती है कि मैं प्रांत विचारक था, सुदर्शन जी ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने चले, तो फिर कुछ लोगों को बताया था जिनके संपर्क रहते थे, उन्होंने जाकर के समय दिया और कहे। सुदर्शन जी ने हिंदी के बारे में, जैविक खेती के बारे में ऐसे कई बातें पूछी, चर्चा हुई, 1.5 घंटे चर्चा हुई। चलने के हुए तो मुलायम सिंह जी कहते हैं कि सुदर्शन जी देश की हालत बहुत खराब है और इसको आप ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपके काम की गति बहुत धीमी है। अब मुलायम सिंह जी नहीं जानते थे कि एक शाखा चलाने में कितनी ताकत लगती है, व्यक्ति को खपना पड़ता है। मैं जब तहसील में जा रहा था सिकंदराबाद में, तो ध्यान है कि व्यापारी थे 4 बजे सिकंदराबाद से साइकिल से चलते थे, बिलासपुर में जाकर के 5 बजे शाखा लगाते थे, लौट कर जाकर पहले अपनी दुकान खोलते थे, क्योंकि उनकी दुकान का काम सुबह होता था, 10 साढ़े 10 तक दुकान पर रहकर फिर घर जाते। एक एक शाखा को चलाने के लिए जीवन लगाना पड़ता है। जब सुदर्शन जी सब संचालक बने तो उन्होंने एक आह्वान किया था कि हिंदुस्तान के लोगों का ये विचार करिए कि आपके पूर्वज भी हिंदू ही थे। तो मुसलमानों के बीच में वो बैठते थे तो ये बात बोलते, और इसका संवाद उन्होंने प्रारंभ किया मुसलमानों के बीच में। आजकल एक हमारे क्षेत्र संचालक जी कार्यक्रम में गए थे, तो ये जो गुर्जर जाति का वो बड़ गुर्जर हो गए ना मुसलमान। आप इधर जाएंगे तो बागपत में, बड़ौत में जाएंगे तो जो जाट थे उनके जाट हो गए, ये काम उन्हें जाटों का है, दूसरा नाम जाटों का है। और आगे जाएंगे तो जो गुर्जर जाति के 2 बड़ गुर्जर हो गए, जो त्यागी थे वो तगा हो गए। आप जाएंगे मेरठ के अंदर और बिहार के अंदर एक पट्टी पर जाइए
बाएं हाथ पर हिंदू है और दाएं हाथ पर मुसलमान है। पता चला कि दो भाई थे, एक भाई मुसलमान हो गया, अब उसके 1000 लोग हो गए, इनके 200 के 200। अब जब संवाद हुआ तो मुझे क्षेत्र संगठन जी आए थे, उन्होंने चर्चा की। तो हमारे यहाँ के एक कार्यकर्ता है, वो बोले कि मैं तो उसको जानता था बहुत पहले से, लेकिन वो गुजर है तो मुझे पता ही नहीं था। तो विषय क्या हुआ? उन्होंने कहा कि गुजर जाति का कार्यक्रम था, तो डॉक्टर नीलम करके उसने सारा विषय गुजर जाति का रखा। तो बोले मैं तो उसको जानता ही था, लेकिन ये नहीं पता था कि गुजर। मैंने जानकारी के लिए आपको एक उदाहरण दिया है कि संपूर्ण देश के अंदर ये भी अभियान चल रहा है, ये एहसास कराने का कि तुम्हारे पूर्वज कौन थे। राम जन्मभूमि का आपने सुना होगा, तो अयोध्या के आस पड़ोस के गांव के जो राजपूतों के गांव थे, आपने टीवी पर देखा होगा, चैनलों ने आपके पास पहुंचाया होगा। मैंने केवल एक जानकारी के लिए आपको दिया। नारद जी के बारे में चर्चा हो रही थी, तो मैं अध्ययन कर रहा था, नारद जी के बारे में बताया ऐसा। तो पर्यावरण के बारे में नारद जी ने लिखते हैं कि जगह जगह पर ये तालाब बनाने, और एक संबंध में अभी निकली थी पानी की, क्या बोलते हैं, तावड़ी बोलते, क्या बोलते, बावड़ी। तो उसको पहले से लिखते हैं कि पर्यावरण को बचाने तो जल की व्यवस्था करो, वृक्षारोपण करो। सामाजिक समरसता की दृष्टि से इन छोटी छोटी बातों में भेद नहीं करना चाहिए। आज तो महिला पुरुष का भी भेद शुरू हो जाता है, चलती नहीं है, लेकिन आजकल ऐसे लोग। फिर कुटुंब प्रबोधन की बात चलती है कि परिवार के लोग, शेषाद्री जी सरकारवाद में, तो मैं मानव विचार रखा, उन्होंने एक विषय रखा कि परिवार के लोग कम से कम सप्ताह में एक साथ बैठकर भोजन करें। यह उन्होंने आह्वान किया था स्वयं सेवकों को, और बहुत परिवारों में ये प्रारंभ हुआ और आज भी चल रहा है। रात्रि को आरती का घर में समय हो, समय नहीं मिलता तो घर में जो सदस्य है वह इकट्ठे। स्वयं का आत्मबोध, अभी वक्ताओं ने भी उसकी ओर ध्यान दिया था कि मीडिया का भी स्वयं का आत्मबोध होता है देश के प्रति, और नागरिक कर्तव्य। हम देखते हैं छोटी छोटी घटनाएं, हम कार से जा रहे हैं, लाल बत्ती दिखाई दे रही है, बहुत थोड़ा 2 मिनट ज्यादा हो गया, 2 सेकंड ज्यादा हो गया, 10 सेकंड ज्यादा हो गया, और रुकता नहीं है, गियर डाला, बढ़ गया। बातें बहुत छोटी छोटी है, लेकिन समय ने 100 वर्षों के बाद ये पंच परिवर्तन का विषय दिया। ये विषय सामाजिक परिवर्तन के ही माध्यम बनेंगे, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो कुटुंब प्रबोधन हो, चाहे सामाजिक समरसता हो, चाहे स्वयं का आत्मबोध हो, चाहे नागरिक कर्तव्य हो। संपूर्ण समाज को ही अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और इसलिए मोहन जी सरसंघ चालक इस समय वो कहते हैं कि संपूर्ण समाज के जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उन संस्थाओं को जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन सबको साथ लेकर हमको आगे बढ़ना है। अब ये हमारा सामर्थ्य है कि समाज के हर वर्ग को हम लेकर जा सकते हैं। तो ये आज ही नहीं होता है, कोई भी सरसंघ चालक रहे हो, संघ के कार्यकर्ता विरोधी से विरोधी के परिवार में भी जाते हैं। मैं मिलने के लिए कलकत्ता गया था, एक कलकत्ता गया रुका था, तो उसके बच्चे प्रियंका गांधी के दोनों बच्चों के साथ पढ़ते, उनका वहाँ आना जाना है। तो मैंने कहा कि तो हमसे मिलवा सकते हो क्या? बोले नहीं, फिर तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। मुझे भी ध्यान में आया कि मैं प्रांत विचारक था, तो सोनिया गांधी सांसद थी, पत्र भेजा कि आपसे 4 लोग मिलना चाहते हैं, हम भी मिला। गए तो 11 बजे का समय दिया था, हम तैयार हो रहे थे, 9:30 बजे समाचार आता है कि नहीं आप नहीं मिल सकते। हमने किसी को छोड़ा नहीं, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे अन्य कोई, पहले भी जाते थे, संतों क्या पहले भी जाते थे, पत्रकारों से मिलने के लिए पहले भी जाते थे। ये अलग बात है, कुछ चैनल हमको घुसने ही नहीं देते। मैं 14 से पहले एक चैनल में गया था, तो बताया मैंने, और वही चैनल हमसे मिलने के लिए आएगा, तो मेरा क्यों नहीं आऊंगा। आज इस संगठन की सामर्थ्य तो हुई है, लेकिन समाज की भी बहुत सामर्थ्य है। और ये जो पंच परिवर्तन है, इसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है।
चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इस सामाजिक आंदोलन को, चाहे वो पर्यावरण का हो, चाहे कुटुंब प्रबोधन का हो, चाहे सामाजिक समरसता का हो, मीडिया की इसमें भूमिका पहले भी थी और आज भी और कल को भी रहेगी। ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मीडिया में आने वाले जो लोग हैं उनकी साधना का समय बढ़ गया, उनके संकट का समय भी बढ़ गया, क्योंकि समाज को खड़ा करना है तो वो सोच समझ करके, ये तीनों बंधुओं ने कहीं ना कहीं उन बातों को छुआ है। तो उस दिशा में नारायण जयंती के अवसर पर यह हर वर्ष कार्यक्रम होता है, हम सब आते हैं। और अब तो मुझे पता है कि पहला कार्यक्रम हमने किया था तो उसमें 2,500 संख्या थी। हमने समाज को बुलाया, लगातार समाज को बुलाते, लेकिन पिछले 2 वर्षों से हम मीडिया परिवार को बुलाते हैं। यहाँ सब जो मीडिया परिवार के बंधु भगिनी बैठे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। आप हिम्मत करके आए, समय दे करके आए, यहाँ पर उपस्थित है। आप अपना